हम देखेंगे मेरी वॉइस आ रही है? यस, मेरी वॉइस ऑडिबल है यस आपको? सर, आ रही वॉइस आपकी। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने ब्रेक लिया था उससे पहले हम ये कर रहे थे डायरेक्टरी मोशन, और आई थिंक काफी हमें ब्रेक मिला। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए भी था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा जो लोग इस साल देने वाले हैं पेपर। कोई है जिसने तो फॉर्म नहीं भरा? कल लास्ट डेट है, जिसने भी नहीं फिल किया है वो लोग फिल कर दें। कितने लोग इन्होंने फिल नहीं किया अभी, जो फिल करना चाहते थे उनमें से? चलो ओके, नो इशू। ठीक है, तो हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और अब थोड़ा आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है अभी तक, क्योंकि अब टाइम नहीं है। फिर बाद में आप स्टार्ट करेंगे तो फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। देखिए, तो यहाँ से हम लोग आगे थे। अगला है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का बेसिकली मीनिंग क्या है, तो पहले हम लोग रीड आउट करेंगे। हाईलाइट वाली चीज हाईलाइट करते चलेगा आप लोग साथ में। और बुक्स ले ली हैं आप लोगों ने, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं। खासतौर पे जिन लोगों के पास फोन है ओनली, जो लोगों के पास बड़ी डिस्प्ले नहीं है, वो लोग तो डेफिनेटली बुक ले ही लीजिएगा। हाँ, जिनके पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल है उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। So which book are you talking about? हाँ, विच बुक? बुक मतलब जिससे आप पढ़ पाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। Lakshmikant, no? हाँ। Yeah, okay. अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। अ मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो बेसिकली होगा कब? जब हाउस में नॉर्मल रूल फॉलो ना हो रहा हो, तब कोई भी मेंबर, ठीक है, अ मेंबर, जरूरी नहीं है वो रूलिंग पार्टी से हो, अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी से हो, कोई भी पार्टी से होता है। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड बी रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस or such articles of the constitution that regulate the business of the house, and should raise a question that is within the concerns of the speaker. It is usually raised by opposition member in order to control the government। अब ये है क्या बेसिकली? हो क्या रहा है कि हाउस में कोई ऐसी बात चल रही है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कुछ ऐसे ही, मतलब लॉजिक उसके हिसाब से तो है जो बोल रहा है, बट बाकी अगर हम बात करते हैं ओवरऑल हाउस की, तो उसके लिए कोई रिलेटेड चीज नहीं है। उस केस में मोस्टली जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं ना, जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं, वो ये रेज करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मतलब मुद्दे की बात पर आ जाओ। सीधी सी बात क्या बोलते हैं कि मुद्दे की बात पर आ जाओ। और ये बेसिकली इस चीज के लिए भी किया जाता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी, जो अगर कोई प्रॉपर बात नहीं हो रही है, प्रॉपर कोई बिल पर बात नहीं हो रही, तो उसको वहां पर लेके आना कि हम किसी मुद्दे की बात को करते हैं, फालतू बात को करने के बजाय। जैसे अगर आप प्रोसीडिंग्स वगैरह देखते हो, कभी देखनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत एक दो दिन देख लेनी चाहिए आप लोगों को कि कैसे हाउस रन करता है। तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कई बार कई सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए जो चीज लाई गई है वो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उसका मीनिंग भी ये होता है कि सीधे लाइन में आ जाइए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब एक तरीके से बैलेंस हो जाइए, इसके लिए ये है। और बैलेंस हो जाएगी कौन लेके आएगा? मोस्टली कौन लेके आते हैं? ऑपोजिशन के मेंबर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ऑपोजिशन वाले मेंबर भी तो होते होंगे जो फालतू बातें करते होंगे, उनके लिए क्या है? कभी सोचा है? किसी को आइडिया है? जो ऑपोजिशन के मेंबर होते हैं ना, उनको मतलब बोलते हैं कि भैया हो गया तुम्हारा, बैठो। और वो कई बार बोलता भी रहता है कि आपकी बातें रिकॉर्ड्स में नहीं जाएंगी। अगर आपने थोड़ा बहुत सुना है प्रोसीडिंग्स को, तो वहां पे आपको ध्यान आता होगा कि बोला था कि रिकॉर्ड में ये चीजें नहीं जाएंगी। और रिकॉर्ड में ये बातें नहीं जाएंगी का मीनिंग ये होता है कि वो चीज बंद होनी चाहिए या फिर उनको बैठ जाना चाहिए। तो बोले इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस एज इट सस्पेंड्स द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस। नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और कोई भी डिबेट नहीं होती है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। अब आगे आइए, बस इतना हमें समझना कि होता है क्या है। कोई पूछेगा तो है नहीं यूपीएससी में कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ना, ऐसे लाइन से तो पूछने था आपसे।
स्टेटमेंट में आएगा तो आपको ये ध्यान रखना ही होता है। अगला है मोशन वर्सेस नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सेंसर मोशन क्या होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। तो पहली बात हमें सीधे सीधे मालूम होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें लोगों का भरोसा नहीं रहा। लोगों का मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए, मेंबर बैठे हुए, उनका। और अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है, तो आपको मैंने बताया भी था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी था कि उस केस में होगा क्या, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मतलब जो कैबिनेट है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। क्या मेरी वॉइस ऐसे पहुंच पा रही है? हाँ जी, ठीक है। ओके, जी सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इसमें। तो यूपीएससी तो आपने देखा ही होगा, ऐसे स्टेट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि डायरेक्टली आपसे पूछा कि डिफरेंस बताइए, लेकिन पीसीएस वगैरह एग्जाम में आपको डेफिनेटली वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए सेंसर मोशन में क्या होता है, इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। बेसिकली बताता है कि ये लोकसभा में क्यों आया हुआ है। मतलब कहने वाली बात ये है, स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। इसमें बताया जाता है कि कारण क्या है, क्यों लाया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। इसका कोई मतलब नहीं है क्यों लाया गया, बस ला दिया। जैसे भी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा बीजेपी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और वो फेल हो गया था। तो जहां पे रीजन बताया जा रहा होगा उसे बोलते हैं सेंसर मोशन, और जहां पे कोई रीजन नहीं रैंडमली लाया गया है उसे हम लोग बोल रहे होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और एन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे बड़ी चीज क्या है कि किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट इसको ला सकते हैं कि भाई ये मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रहा, इसको हटाया जाए, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, 2 4 5 मिनिस्टर हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट लाया गया है, या पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी इसको ला सकते हैं। ये डिफरेंस है सेंसर में कि एक मिनिस्टर के लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, या फिर पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो ये क्या होती है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लाया जाता है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लाया जाता है। और अगर ये पास हो गया तो आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट को यानी पीएम को रिजाइन करना पड़ता है और वो आगे इलेक्शन होते हैं। थर्ड थिंग देखिए, इट इज मूव्ड फॉर सेंस्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। ये इसलिए लाया जाता है कि गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर पॉलिसीज है, ठीक है, उनमें कोई डाउट लग रहा है या फिर उन पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई इश्यूज है, तब ये वाला मोशन लाया जाता है। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे आप, नेक्स्ट क्या है इसका, अगर हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, तो वहां पे क्या चीज है उस पर फोकस करेंगे। इट इज मूव फॉर ascertaining द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इसलिए लाया जाता है कि दोबारा से गवर्नमेंट प्रूव करे कि हाँ आपके पास अभी भी क्या है, मेजोरिटी है। दोबारा सुन लीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया जाता है कि अब गवर्नमेंट ये प्रूव करे कि अभी भी लोकसभा के अंदर उसके पास प्रॉपर सपोर्ट है, मतलब खत्म नहीं हुआ है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। इस केस में क्या हो रहा है, तो ध्यान रखना, इस केस में क्या हो रहा था कि किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट लेके आए गए हैं, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लेके आए हुए हैं, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लेके आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो है, तो इस केस में होगा क्या, जरूरी नहीं है कि रिजाइन करें, नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, रिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर इफ इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। ये डिफरेंस है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पक्का क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना ही पड़ेगा। मतलब पीएम चेंज होने की संभावना है ही है, दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये कई बार पूछा भी जाता है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछेगा यूपीएससी, और पीसीएस में सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला है हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर का मतलब नाम से ही मालूम पड़ रहा है, आधे घंटे का डिस्कशन किसी बात को लेकर। तो देखिए, इट इज मीन फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगेन वही कि कोई मुद्दे वाली बात चल रही है, कोई कंट्री में कुछ हो रहा है, उसके लिए आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, which has been subjected to a lot of debate and the answer to which needs
elucidation on a matter of fact, the speaker can allot 3 days in a week for such discussion. There is no formal motion or voting before the house. इसका मीनिंग क्या है? इसके लिए ना कोई वोटिंग कराई जाती है, ना कोई मोशन लेके लाया जाता है, और बस कुल मिला के होना क्या चाहिए, ये जो मुद्दा है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। पब्लिक इंपॉर्टेंस से मतलब ये होता है कि करंट टाइम में उस पर बातें चल रही हो। जैसे अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी करंट में इशू क्या चल रहा है, किसी को आइडिया है? सर आउट ऑफ इंडिया के वोटिंग सर इंडिया में हाँ, इंडिया की ही बात कर लेते हैं, इसका इंडिया से कोई रिलेशन हो डायरेक्टली। तो सर चुनाव हाँ, अभी तो बेसिकली अगर मान लीजिए अगर अभी हाउस वर्किंग होता, ठीक है ना, तो इसके अंदर सबसे बड़ा इशू क्या बन रहा होता हिजाब कि हाँ, एक तो हिजाब को ले लो आप, या फिर दूसरा ये बात बन रही होती कि किन लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक किया। ये सबसे बड़ा इशू बन रहा होता है इसका, कि कहाँ पे कौन से पॉलिटिकल लीडर ने कहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक किया है, कहाँ पे किसी पॉलिटिकल लीडर ने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वोट मांग लिए, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वोट मांग लिए, या फिर मनी कहीं पे मोबिलाइज हो रही है। यही होता है अभी इस टाइम। आपको मालूम है यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, पंजाब में होने वाले हैं, ठीक है, कुछ और स्टेट्स में भी होने वाले हैं, तो यही मेन इश्यू बनते हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे बात की सकती है। और यहाँ पर इलुसिडेशन का मीनिंग क्या होता है? इलुसिडेशन का मीनिंग क्या होगा? अच्छा वर्ड है, लिख लो इसको। सर एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना, वेरी गुड। यहाँ पे वो नॉर्मल वर्ड भी यूज कर सकता है, नीड्स एक्सप्लेनेशन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट, है ना, लेकिन उसने क्या यूज किया? इलुसिडेशन। तो अच्छी चीज है, इसको लिख लेना। मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना। तो वहां पे पूछ लेते हैं कि भैया बताओ, जैसे मान लीजिए फार्मर्स बिल पर चल रही थी बात, तो वो पूछ सकते हैं हाउस में कि भाई बताओ, फार्मर मिनिस्टर बताओ कि जो बिल बनाया गया है वो फार्मर्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। फिर वो काउंटर करते हैं दूसरे लोग, और गवर्नमेंट उसको एक्सप्लेन करती है किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो ये इस तरीके से हाउस 3 दिन ये वाला काम कर सकता है इन अ वीक। अगला है स्टार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, सॉरी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट का मीनिंग समझते हो आप? छोटा, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन भी करनी है तो कैसे करनी है वो देखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ए 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे की डिस्कशन की जाती है इस पर। एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच अ डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 आवर्स। और अपने आप ही जो स्पीकर होते हैं, जो भी पर्सन एज चेयर कर रहा होगा वहां पे, वो 2 घंटे का टाइम दे देगा कि इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, काफी ज्यादा बहस हुई थी, किस चीज पर हुई थी? जब राफेल वाला केस चला था। राफेल आप लोग जानते ही होंगे, किसने नाम नहीं सुना राफेल का? हाँ जी, कितने लोग इन्होंने नहीं सुना राफेल क्या है? सभी ने सुना है? तो बताइए कौन सी कंपनी है और कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व है? तो फ्रांस, फ्रांस कंट्री है, एंड कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड। ओके, अगस्ता वेस्टलैंड, वेरी गुड। और कोई? अरे और हो सकता है ना गलत बोला हो, और बताओ कोई। सर नहीं सुना है नाम। अच्छा, नाम ही सॉरी नहीं सर, सुना? डसाल्ट सर। हाँ, दसॉल्ट, ठीक है ना। नहीं सुना तो भाई पेपर पढ़ो, ठीक है, मालूम होना चाहिए। इस पर तो हंगामा हो रखा है, ये नहीं मालूम तो फिर सोचने वाली बात है ना। यूपीएससी फिर बहुत दूर है, बहुत दूर। हाँ, लेकिन आपके पास टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पेपर पढ़ना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बार डिस्कशन हुआ, उसके लिए बहुत बार टाइम दिया गया हाउस के अंदर, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जिसके लिए हाउस में स्पीकर टाइम असाइन करता है कि इस टाइम पे इसमें डिस्कशन होगा, और लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वही है टाइम, उसके ऊपर नहीं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं। लेकिन आपको मालूम है पार्लियामेंट में मानता है नहीं, डिस्कशन स्टार्ट हो गया तो लोग चुप नहीं होते, फिर वो वॉकआउट कर जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हाउस से वही सब कुछ होता है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशंस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और ध्यान रखना, ये टर्म तो हल्के लिखी दो आप, क्योंकि फालतू बात करनी तो आई नहीं है ना। मतलब अपन को लग रही है फालतू है, लेकिन उनके साथ फालतू, मतलब वैसे हाउस में फालतू बात नहीं करेंगे। अब ऐसे लिखेंगे भी नहीं कि अनइम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं पार्लियामेंट का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खर्चा बैठता है। तो ध्यान रखना, ये तो है ही अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये चीज। द स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। तो अगेन वही है, 2 दिन दिए जाएंगे इन वीक में, और वहां पे हमने ऊपर जो पढ़ा था उसमें 3 दिन दिए जा रहे थे। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि 3 days इन अ वीक और यहाँ पे 2 days इन अ वीक। देयर इज नीदर अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर वोटिंग। तो अगेन वही है, ना तो कोई मोशन लेके आना है उसके लिए, ना ही कोई वोटिंग करवानी है लोगों से।
डायरेक्टली उस पर बात कर सकते हैं। और ये कब से स्टार्ट किया गया है? 1953 से। तो ये ईयर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर बेसिकली नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि आपकी रट्टा फिक्शन नहीं पूछा जाता, वो अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है यूपीएससी खासतौर पर। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी मोस्टली डील करता है किस चीज पर? अंडरस्टैंडिंग पर, रटने पर नहीं। तो हर जगह इतना ज्यादा रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को। अगला है स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन का मतलब ही समझा होगा आपको, स्पेशल कोई चीज बोली आ रही है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे? स्पेशल मेंशन बोले होंगे। अ मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैन नॉट बी रेज्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर discussion, short duration discussion, or under adjournment motion, calling attention notice, or under any rule of the house can be raised under a special mention in the Rajya Sabha. अब स्पेशल मेंशन में क्या है कि जिसकी बात अभी तक कहीं पर नहीं की गई, तो उसमें लिख दिया कि जितने भी अभी तक हुए उन कहीं पर उसकी बात नहीं की गई, लेकिन तब भी जरूरी है बात करना, तो उसे हम लोग किसमें लेते हैं? स्पेशल मेंशन में लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सब कुछ पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया क्वेश्चन आवर क्या होता है, हमने पढ़ लिया हाफ एन आवर के डिस्कशन क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, कॉलिंग अटेंशन क्या है, ये सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। तो इन सभी के अंदर भी जिसकी बात नहीं हो पाई है उसके बारे में बात कहाँ पे की जाती है? स्पेशल मेंशन में। और स्पेशल मेंशन राज्यसभा के अंदर भी ला सकते हैं, तो राज्यसभा के अंदर लाते हैं हम लोग। इट्स इक्विवेलेंट प्रोसीजरल डिवाइस इन द लोकसभा इज नोन एज नोटिस। और यही चीज जब लोकसभा में होगी तो उसे बोलेंगे नोटिस। यानी कहने वाली बात यह है कि नोटिस को ही मेंशन बोलते हैं, बट जब वो राज्यसभा में है तो मेंशन है, जब वो लोकसभा में है तो नोटिस है। आप इसे मेंशन ही बोल सकते हो कि मेंशन इन लोकसभा, यानी होता दोनों में ही है, बस नाम इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लोकसभा के अंदर। और ये रूल कौन से में आता है? अंडर 377 में आता है रूल में। तो वो रूल बुक की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है कि रूल कौन से में आ रहा है, बस आप ही ध्यान रखिए। स्पेशल चीज क्या है कि राज्यसभा में अलग नेम है और लोकसभा में इसका अलग नेम है। एक जगह बोल रहे हैं मेंशन और एक जगह बोल रहे हैं हम लोग नोटिस। अगला है रिजोल्यूशन। क्या होता है? देखिए, अ मेंबर्स कैन मूव रिजोल्यूशंस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ द और द गवर्नमेंट टू मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। आम पब्लिक की भलाई के लिए या नॉर्मल लोगों की जो जरूरतें हैं, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए जो बिल आए या फिर जो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है डील करने का, उसे हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। द डिस्कशन ऑन अ रिजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रिलेवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ द रिजोल्यूशन। बेसिकली रिलेवेंट होना चाहिए, तो रिलेवेंट होगा भी, जरूरी भी है उसकी। A member who has moved a resolution or amendment to a resolution cannot withdraw the same except by the leave of the house. कहने का मतलब क्या है कि जो भी मेंबर्स को लेके आएगा, रिजोल्यूशन को लेके आएगा, अमेंडमेंट को लेके आएगा, वो कैन नॉट विड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय द लीव एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द हाउस। इसका मीनिंग क्या है? कौन लोग बताएंगे इसका मीनिंग क्या है? हाँ जी, किसी को समझना है इस लाइन का? यही इसकी क्वालिटी है इस बुक की, कि आपको पढ़ने के बाद भी कई बार पता लगेगा कि क्या मतलब बोलना चाह रहा है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो मेंबर इसको लेके आएगा रिजोल्यूशन को, वो खुद चाहे कि विड्रॉ कर लूँ, वो विड्रॉ नहीं कर सकता। सिर्फ कौन विड्रॉ करेगा, उसको कौन खत्म कर सकता है? वो करेगा हाउस। मतलब एक बार लेके आ गया कोई मेंबर उसको, जो हाउस ही उसको क्या करेगा? कंप्लीट कर रहा होगा। अब इसमें होगा क्या? इनकी बेसिकली होती है तीन कैटेगरीज। रिजोल्यूशन क्या होते हैं? तीन कैटेगरी के होते हैं। पहला है प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन। हमने एक बार पहले ही बात की थी प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। जिन लोगों को याद होगा उन लोगों, अच्छी बात है, जिन लोगों को याद नहीं दोबारा समझ लीजिए कि प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं। इट इज वन दैट इज मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर। मतलब मेंबर तो होगा उस हाउस का, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होगा। तो कोई सा मेंबर हो सकता है वो, ठीक है ना, रूलिंग पार्टी का, ऑपोजिशन पार्टी, किसी पार्टी का, वो पॉसिबल है। इट इज डिस्कस्ड ओनली ऑन अल्टरनेट फ्राइडे एंड इन द आफ्टरनून सिटिंग। पहली बात तो अल्टरनेट फ्राइडे यानी 15 दिन में एक बार, और वो भी कब? दोपहर की सिटिंग के बाद, यानी जो 12 बजे के बाद दोबारा बैठेंगे ना, तब। तो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन इसे बोलते हैं। ऐसा मेंबर रिजोल्यूशन लेके आ रहा है जो अपने आप में मिनिस्टर नहीं है। अगला है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन का मतलब ही समझा कि गवर्नमेंट खुद लेके आ रही है तो वो मिनिस्टर होगा अपने आप में। तो इट इज वन दैट इज मूव्ड बाय अ मिनिस्टर। इट कैन बी टेकन अप एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। और क्योंकि मिनिस्टर लेके आया हुआ है तो मंडे टू थर्सडे इसको कभी भी लाया जा सकता है। फ्राइडे क्यों नहीं? क्योंकि फ्राइडे तो प्राइवेट मेंबर के लिए रखा गया है। अगला है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। क्या है?
Statutory resolution, it can be moved either by a private member or a minister. It is so called because it is always tabled in pursuance of a provision in the constitution or an act of parliament. स्टैचुरीज को इसलिए क्यों बोल रहे हैं हम लोग? पहली बात तो ये प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर दोनों ही लग सकते हैं। और इसमें होगा क्या, इसको ऑलवेज टेबल यानी पेश करना। पेश कैसे किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का रूल और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग टेबल करते हैं। टेबल करते हैं लोगों के सामने, जो वहां पे मिनिस्टर्स और जो मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं उनके सामने इसको लेके जाया जाता है। और स्टैचुरी का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, स्टैचुरी का मीनिंग क्या होता है? स्थापित। ओके, और कोई? अरे मीनिंग बता दो, भले ही हिंदी में नहीं आता हो, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। संवैधानिक। संवैधानिक तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल उसी के लिए बोल देंगे ना। स्टैचुरी मतलब जो सर मतलब किसी सर लॉ से आया हो ऐसा कुछ। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना, उसे बोलते हैं स्टैचुरी। तो बेसिकली इसका मतलब देखो वर्ड में ही छुपा हुआ है। स्टैचुरी रिजोल्यूशन मतलब रूल के अकॉर्डिंग लाया गया रिजोल्यूशन। तो बोला हुआ है किसके अकॉर्डिंग हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो कैसा चाहिए, नाम से अगर हमको मालूम पड़ जाएंगे, अगर हमें उसका मीनिंग मालूम है तो बोल ही रहे हैं कि अपने आप में कोई रूल के थ्रू लाया गया रिजोल्यूशन है, तो रूल कौन सा होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। बस। अगला देखिए, रिजोल्यूशंस आर डिफरेंट फ्रॉम मोशंस इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। तो अभी बताना चाह रहा है डिफरेंस बिटवीन द रिजोल्यूशन एंड द मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, पूछा गया कई बार। रिजोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम मोशन इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। क्या डिफरेंस है बेसिकली दोनों के अंदर? तो डिफरेंस क्या है? ऑल रिजोल्यूशंस केम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंटिव मोशन। That is to say, every resolution is a particular type of motion. मार्क कर लो इसको कि हर एक रिजोल्यूशन एक टाइप का मोशन ही होता है। All motions need not necessarily to be substantive. Further, all motions are not necessarily put to vote of the House, whereas all resolutions are required to be voted upon. कहने का मीनिंग क्या है कि हर एक रिजोल्यूशन एक टाइप का मोशन होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो सारे रिजोल्यूशन तो मोशन होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे मोशन रिजोल्यूशन होते हों। ये बात समझ आ रही है? दोबारा सुन लो, हर एक रिजोल्यूशन पूरी तरीके से क्या होगा? मोशन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मोशन रिजोल्यूशन होते हो। पहली चीज ये है। दूसरी बात ये है कि मोशंस के लिए वोटिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब समझ ही लो आप, जब हर बार वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसे मोशन बोलते हैं। तो हाँ, डेफिनेट सी बात है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनमें वोटिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मोशन ज्यादा हो गए। यानी मोशन क्या है? बड़ा सर्कल है। मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो मोशन क्या है? बड़ा डायग्राम है, बड़ा सर्कल है, और उसमें उससे छोटा पार्ट क्या है? रिजोल्यूशन है। जबकि रिजोल्यूशन पे हर बार वोटिंग कराने की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, डिफरेंस समझ में आया? Yes sir. Motion is a bigger circle and resolution is a smaller circle under it. हाँ ठीक है, स्मॉल सर्कल बिगर सर्कल मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया था आप लोगों को। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा वो एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना है ना, वेन डायग्राम वाला। तो आज से आपको ये बहुत जरूरी है। वेन डायग्राम लाइफ में पढ़ना हमको बहुत जरूरी है। भले ही मतलब जिंदगी कैसी भी हो, भले ही आईएएस की तैयारी करो नहीं करो, आपको वो वेन डायग्राम वाली चीजें आनी चाहिए कि बड़ा सर्कल क्या है, छोटा सर्कल क्या है, मतलब बड़ी चीज और छोटा व्यू क्या है। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। आगे देखिए, अगला है यूथ पार्लियामेंट। ये क्या होता है? देखो अब यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने पहली बार सुनी होगी। तो इसका मीनिंग ही क्या है? पहली बार सुन रहे हो मतलब इंपॉर्टेंट तो है। अगर पहले सुनी होती तो कुछ ना कुछ आइडिया होता हम लोगों को, और नहीं है तो आप पढ़ लो। और इसीलिए हम लोग इसको बुक से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मैं बुक से फॉलो नहीं करता हूँ। मोस्टली मैं नोट्स आपको लिखवाता साथ के साथ, लेकिन हम लोग पॉलिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाला पॉलिटी, तो हम लोग बुक से ही करेंगे, क्योंकि ये बुक ग्रंथ मानो आप पॉलिटी के लिए, यूपीएससी में खासतौर पर। आगे देखिए, यूथ पार्लियामेंट क्या है? द स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 4th ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस।
व्हिप क्या होता है? हम लोगों ने पहले सुना था। व्हिप क्या होता है, किसी को आइडिया है? सर मेंबर को मीटिंग बुलाने के लिए जारी किया जाता है। हाँ, व्हिप एक तरीके का ऑर्डर है, ठीक है, जो So it's for passing information from one minister to another बिल्कुल minister. बिल्कुल They हमने use it's a medium of communication. बिल्कुल हम लोगों ने इसका पूरा पढ़ा भी था टॉपिक, और आपको आना भी चाहिए ना। जिन लोगों को नहीं आ पा रहा है ना, वो अपने को एनालाइज करिए कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि क्लासेस बहुत इजीली हो रही है, आराम से हो रही है, तो आपको साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का। ऑब्जेक्टिव हम लोग बात कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट का। क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, टू अक्वेंट द यंगर जनरेशन विद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि भाई नए नए लोग हैं ना, वो समझ जाए कि पार्लियामेंट में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके का प्रोसीजर है, उसको समझने के लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, यूथ पार्लियामेंट लेके आए हैं। To imbibe the spirit of discipline and tolerance, cultivating character in the minds of youth. यानी अल्टीमेटली जो यंगर पर्सन है, जो नए लोग हैं, उनको ये समझाना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, या फिर वो समझ पाए कि कंट्री किस तरीके से रन हो रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, डिबेट कैसे होती है, हाउस किस तरीके से रन होता है, और सभी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसके लिए ये चीज की जा रही है। थर्ड है टू inculcate in the student community the basic value of democracy and to enable them to acquire a proper perspective on the functioning of democratic institutions. जो स्टूडेंट टाइप के बच्चे, मतलब स्टूडेंट कैटेगरी के बच्चे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनको दिखाना कि पार्लियामेंट में कैसे वर्किंग होती है, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती है, कैसे बिल बनाए जाते होंगे, कैसे रूल बनते होंगे। और ऐसे ही कई सारे स्कूल के बच्चों को एक तरीके से विजिट पर, या फिर जो पिकनिक बोलते हैं जिसको हम लोग, तो विजिट पर लेके भी जाया जाता है पार्लियामेंट में। और आप लोग भी, किसी को अगर जाना है तो आप लोग भी जा सकते हो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स देखने, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सर स्कूल में होता था सर ये यूथ सर ये यूथ पार्लियामेंट का हाँ कंपटीशन होता था सर बिल्कुल इंग्लिश में। हाँ, तो ये इसी की चीज के लिए है कि लोग, बच्चों के मन में, और एक तरीके से यंगर जनरेशन जो इसके बारे में अवेयर नहीं है, उनको ये मालूम पड़े कि किस तरीके से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी रन करती है। डेमोक्रेसी तो हम तो समझते हैं डेमोक्रेसी ये होता है, लेकिन डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है, डेफिनेशन से डेमोक्रेसी समझ में नहीं आएगी। डेफिनेशन तब समझ में आएगी वो प्रॉपर तरीके से, आप उसको देख लोगे। तो वही चीज अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए ये चीज लाई गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एनकरेजमेंट टू द स्टेट्स इन इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम। तो वही है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, वो ट्रेनिंग देती है, एनकरेज करती है कि इसके लिए अप्रूवल, या फिर लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। अगला है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव मतलब रूल बनाने का प्रोसीजर, कि रूल कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था वर्किंग, कि काम कैसे करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव मतलब विधान, कैसे नियम बनाए जाएंगे। द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इज आइडेंटिकल इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं, बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। और लेजिस्लेटिव का मतलब आपको मालूम है ही, होना भी चाहिए। जिनको नहीं मालूम तो ध्यान दो, हमने बहुत बार पढ़ लिया है ये चीज, लेजिस्लेटिव क्या होता है। और एक चीज मेरी जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, इंग्लिश में वो लोग ही कंफर्टेबल नहीं हो पाते, इनको वर्ड मीनिंग नहीं आता है। अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, तो इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग कभी सोचिएगा कि इंग्लिश आपको इसीलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता है। और मतलब इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि हमें उस वोकेब यानी उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है कि आपको इंग्लिश डिफिकल्ट लगे। यस, क्या और कोई रीजन है जिन लोगों को इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है? वो डिफिकल्ट इसीलिए लगती है क्योंकि हम उसका मीनिंग ही नहीं जान पाते हैं। यस और नो, ये बात सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं? ग्रामर। जी सर जी। हाँ देखो, ग्रामेटिकल एरर्स इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती हैं जब आप लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो वो स्पोकन के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के कोई इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं देंगे। यूपीएससी के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स चल सकते हैं, मतलब ऐसे ब्लंडर नहीं करके आना है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं करके आना है, जो कॉमन सी है वही मिस्टेक कर दी। अदरवाइज ग्रामेटिकली 100% करेक्ट होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है यूपीएससी के अंदर। और आप देखोगे भी बड़े बड़े लोग भी 100% ग्रामेटिकल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, तो ग्रामेटिकल तो ठीक है, होनी चाहिए नॉलेज, नहीं भी है तो कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है। लेकिन मोस्टली हमें तब नहीं आती चीज समझ में जब हमको उसका मीनिंग ही नहीं आता होता है। मेरा ऐसा मानना है, बाकी हो सकता है किसी को कोई डिफरेंट रीजन रहा हो, लेकिन मोस्टली मैंने बच्चों का देखा है वो यही होता है कि उनको मीनिंग समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बोलना चाह रहे हैं कि एवरी बिल हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेज इन ईच हाउस, कि हर बिल को एक ही तरीके से पास किया जाता है। ठीक है, अब वो
तरीका एक है, लेकिन वहां पे मेजोरिटी अलग हो सकती है, वोटिंग का तरीका अलग हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। A bill is a proposal for legislation and it becomes an act or law when duly enacted. ये मार्क कर लो। इसमें क्या पूछते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि बिल क्या है और लॉ या एक्ट में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सा रहा है, बिल मतलब कोई प्रपोजल आया है और वो चीज प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि नियम बन गया, लॉ बन गया, फिर एक्ट बन गया। तो ध्यान हमें ये रखना है, बिल और एक्ट या फिर लॉ में डिफरेंस ये है कि जब कोई प्रपोजल है अभी तक पास नहीं हुआ है हाउस से तो बिल है, और जब बिल हाउस से पास हो जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, प्रेसिडेंट से सिग्नेचर कर चुके होंगे, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, फिर एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन चुका होगा। तो बिल और लॉ में डिफरेंस हमको समझ में आ गया होगा। बिल मतलब अभी पास नहीं हुआ है, फिर प्रपोजल है, लॉ या फिर एक्ट यानी अप्रूवल मिल चुका है। अगला देखिए, बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर ऑफ टू काइंड। जो बिल इंट्रोड्यूस किया था वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक बिल्स और दूसरा होता है प्राइवेट बिल्स। अब क्या है इसका मीनिंग, पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है, देखिए। ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ, पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं और प्राइवेट बिल को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो अभी हम आगे क्लियर कर देंगे आपको। Though both are governed by the same general procedure and pass through the same stage in the house, they differ in various respects shown in the table. नीचे एक टेबल दी हुई है, उसमें डिफरेंस बताया हुआ है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। अब ये समझिए कि चाहे वो गवर्नमेंट बिल हो चाहे वो प्राइवेट बिल हो, यानी बिल कैसा भी हो, स्टेजेस सेम ही रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि चाहे टॉपर बच्चा हो चाहे डफर बच्चा हो, क्लास पास करने का तरीका एक ही है, एग्जाम दो, नंबर लेके आओ, पास हो जाओ। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि बिल कैसा भी हो, चाहे पब्लिक बिल हो प्राइवेट बिल हो, दोनों को पास होने के लिए सेम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। लेकिन बिल अपने आप में 4 कैटेगरी के होते हैं, मतलब बिल पास करवाने का तरीका एक ही है ना, वही पाथ फॉलो करना, लेकिन बिल अपने आप में क्या होते हैं, 4 कैटेगरी के। मतलब वही सिंपल एग्जांपल ले लो कि बच्चे सभी पास होने हैं नहीं होने हैं, नेक्स्ट क्लास में उसी तरीके से जाएंगे जो एक बच्चा जा रहा है, लेकिन बच्चों की कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, ज्यादा उद्यमी, कम उद्यमी, टॉपर, बिल्कुल टॉपर। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए कि बिल की कैटेगरी क्या क्या है। तो पहला है ऑर्डिनरी बिल, नाम से मालूम पड़ रहा है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य बिल। सामान्य बिल का मतलब क्या है, विच आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। कहने की बात यह है कि कोई भी ऐसा बिल जिसमें फाइनेंस की बातें ना हो, बस फाइनेंस के अलावा कोई सा भी मैटर हो, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, ऑर्डिनरी बिल। समझ में आया, फाइनेंस के अलावा कोई भी इशू है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डिनरी बिल। अगला है मनी बिल। मनी बिल का मीनिंग क्या है, which are concerned with the financial matters like taxation, public expenditure, etc. मतलब जहां पे सीधे सीधे रुपए की बात हो जाए कि रुपया देना है या फिर रुपया लेना है। देना मतलब एक्सपेंडिचर, लेना मतलब टैक्स। दोबारा समझ लो, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रुपए देने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट खर्चा करेगी, और रुपए लेने का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन, की गवर्नमेंट को रुपए मिलेंगे टैक्स इंपोज करने से। तो दोनों ही तरह के बिल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बिल। ध्यान ही रखना है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस, क्योंकि दोनों से ही पढ़कर हम लोगों को लगता है ये है कि दोनों में एक ही बातें हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी बिल में ध्यान रखिएगा आप, गवर्नमेंट के रुपए लेने या गवर्नमेंट के रुपए खर्च होने की बात हो रही है, जबकि फाइनेंशियल बिल के अंदर which are also concerned with financial matters but are different from money bill। इसमें फाइनेंशियल मैटर्स की बातें होंगी लेकिन ये मनी बिल नहीं होगा। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि इसमें डायरेक्टली रुपए इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें जो चीजें होंगी वो मनी से रिलेटेड होती है। डायरेक्टली मनी किसमें इन्वॉल्व होगी, आपकी मनी बिल के अंदर। और मनी बिल के लिए हम लोगों को मालूम ही होगा
जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होंगी और पढ़नी भी चाहिए थी आप लोगों को कि मनी बिल के रेस्पेक्ट में सारी की सारी पावर किसके पास होती है? मनी बिल के रेस्पेक्ट में सारी लोकसभा लोकसभा के पास होती है। मनी बिल को राज्यसभा ओनली 14 डेज तक अपने पास रख सकते हैं। विद इन 14 डेज चाहे वो अप्रूव करे या ना करे, उसको अप्रूव मान लिया जाता है कि मनी बिल अप्रूव हो चुका है राज्यसभा से। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि राज्यसभा के पास मनी बिल के रेस्पेक्ट में कोई भी तरह की पावर नहीं होती है, यानी जिसे बोला गया मनी बिल वो बिल राज्यसभा से डेफिनेटली पास होगा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? कहीं पर भी डाउट फील हो पूछ लीजिएगा और मेरी वॉइस पर फोकस करिएगा स्क्रीन के साथ साथ, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक के कंपेरिजन में। तो ये हो गया हमारा पहला था ऑर्डिनरी बिल, दूसरा हो गया मनी बिल, तीसरा है फाइनेंशियल बिल, और फिर जो बिल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए फाइनेंशियल बिल तो सब बजट से भी रिलेट करता है सब। बिल्कुल बजट, बिल्कुल हाँ फाइनेंशियल बिल जितने भी थे सर वो बजट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, दैट कि जो भी बिल पास होगा फाइनेंशियल बिल वो बजट के ही होगा, नहीं तो हाँ बिल्कुल मतलब बजट के लिए सॉरी सर पास होगा। हाँ, बजट में क्या होता है, एक तरीके से डेटा होता है कि इतना खर्चा होने वाला है, इस फील्ड में खर्चा करने हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या है उस बिल को पास करवाया जा रहा है कितना खर्चा करेंगे, लेकिन जब वो खर्चा करने के लिए जब रुपए निकालने की बात की जाएगी तो उसके लिए कौन सा बिल लेके आएंगे हम लोग? मनी बिल्स। तो वहां पर ये इन्वॉल्व होता है। अगला देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए लाया गया बिल। हमने बहुत पढ़ा भी है, अभी हम 2-3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़े हैं। 42 वाला बार पढ़ा है हम लोगों ने, 44 पढ़ा है, कई बार हम लोगों ने देखा 42 और 44 को। तो उन्हीं बिल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो लिखा हुआ विच आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने से रिलेटेड होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाना है, उसके लिए जो बिल आएगा उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आप लोगों को समझ में आ पा रही सारी चीजें? देखो पढ़ना आपको भी पड़ेगा, मेरे पढ़ाने से सिर्फ ये है कि हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर चीजें समझ लोगे ना तो आप पढ़ोगे उनको तो अच्छा समझ में आएगा। इसलिए किसी को भी कहीं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कोई दिक्कत आ रही हो तो अभी ही पूछ लेना। हाँ जी सर, बिल तो मेंबर ही लेके आते हैं ना? डेफिनेटली बिल मेंबर ही लेके आएंगे, क्योंकि मेंबर ही लोग तो बैठ रहे हैं, तो मेंबर ही बिल लेके आते हैं। लेकिन सीधी सी बात ये समझो कि मेंबर्स में कौन सा बिल पास होने की संभावना ज्यादा है, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर लेके आएंगे वो, और उन रूलिंग पार्टी में भी खासतौर पे जो मिनिस्टर्स होंगे। क्योंकि अगर मान के देखो कोई नॉर्मल एमपी ने, जो भले ही रूलिंग पार्टी के ही क्यों ना हो, बिल पास करवा लिया, इसका मतलब क्या है, मिनिस्टर्स भी अप्रूवल दे रहे हैं उसके बिल को, तो इससे अपने आप में क्या होता है जो मिनिस्टर है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए मोस्टली होता ये है कि अगर कोई मिनिस्टर के अलावा भी कोई बिल लेके आता है ना तो वो उसको रिजेक्ट करते हैं और फिर मिनिस्टर वही बिल लेके आता है। पॉइंट इज दैट कि वैल्यू बनी रहनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो पापा ने कुछ बोला और आपने कुछ बोला, आपकी बात बिल्कुल सही है, पापा कुछ अलग बोल रहे थे, तो अब पापा को जब ये बात समझ में आएगी ना कि सही बोल रहे थे तो पापा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे हाँ बेटा तुमने सही बोला, नहीं, पापा एक दिन इंतजार करेंगे और दूसरे दिन बोलेंगे कि अब मैंने ये सोचा है कि ऐसा किया जाना चाहिए, और भले ही दोबारा वही बात बोली जाए जो आपने बोली है, लेकिन वो क्या कहेंगे कि वो खुद सही है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? किसी के साथ हुआ है कभी लाइफ में ऐसा? यस सर। हाँ, अगर आप नोटिस करोगे ना तो कई बार होता है। सर अक्सर ही ऐसा होता है। हाँ, तो वही है, तो यही वही चीज है कि भले ही प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेके आता है, लेकिन तब भी उस बिल को जब पास कराया जाएगा तो मिनिस्टर ही लेके आएंगे कोई और फिर उसको पास कर। तो इस तरीके से मोस्टली ये मान लीजिए कि बिल वही पास होगा जो मिनिस्टर्स लेके आएंगे। अगला देखिए आगे, The Constitution has laid down separate procedures for the enactment of all the 4 type of bill. तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि 4 तरह के बिल को पास करवाने के देखो स्टेप्स वही होंगे लेकिन मेथड डिफरेंट है। The procedures with regard to ordinary bill, money bill, financial bill are explained here
The procedure with regard to constitutional amendment bill is explained in chapter 10, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे किया था उसके रिगार्डिंग पढ़ा था हम लोगों ने, याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा? याद आना चाहिए है ना, जब भी ऐसी बातें की जाए तो हमें पुराना याद आना चाहिए। ये चीज ये बताती है कि आप साथ साथ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आगे देखिए ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं। पहला डेफिनेशन हमें क्या मालूम होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी बिल क्या बिल होते हैं? ऐसे बिल जो मनी बिल यानी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज के अलावा है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल। देखिए and every ordinary bill has to pass through the following 5 stages in the parliament before it finds a place on the statute book। इससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने यानी बिल बनने एक्ट बनने से पहले उसे इन 5 स्टेजों से 5 स्टेजेस से पास होना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितनी स्टेज है? 5 स्टेज, और ये हर किसी के लिए कॉमन होगी। पहली स्टेज क्या होती है? इसे बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग मतलब सबको बताया जाता है कि भाई ये वाला बिल लाने वाले हैं, इसकी फोटोकॉपी आपकी सभी की मतलब जितने मेंबर होते हैं ना सभी की टेबल पर अवेलेबल होती है, पढ़े आराम से, उसे बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। तो देखिए एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। सच अ बिल कैन बी, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उन पर फोकस ज्यादा करना है। जैसे कि पहली बात क्या आ गई कि ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, पहली बात है। Such a bill can be introduced either by a minister or by any other member। तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई ऑर्डिनरी बिल ही है, ऑर्डिनरी आम सामान्य बिल है, तो सामान्य बिल है तो कोई भी लेके आओ, चाहे मिनिस्टर है या फिर कोई भी मेंबर है। लेकिन ध्यान रखना पास कौन सा होगा, मतलब 90% चांसेस कौन से होते हैं कि सिर्फ वही बिल पास होगा जो मिनिस्टर लेके आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा 90% कैसे बोलते 10% कैसे? तो देखो हो सकता है ना कि अभी वो प्राइवेट मेंबर हो लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो मिनिस्टर बनने वाला हो, तो उस केस में भी कभी कभी क्या होता है वो ये बिल ला सकते हैं। The member who wants to introduce the bill has to ask for the leave of the house when the house grants leave to introduce the bill। ठीक है, अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी इंसान इस बिल को लाता है, ठीक है, तो बिल हैज टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। इसका मीनिंग क्या है? हाँ जी बताएं। तो वही कि अगर बिल किसी ने मेंबर ने लाया है तो वो हाउस ही मतलब उसको मतलब रखना है कि रिजेक्ट करना वो हाउस ही करना बिल्कुल हाउस डिसाइड करेगा कि वो बिल आगे प्रोसीड होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर है। प्रोसीड, अभी ऊपर से बताया आप। सॉरी अभी बताया मैंने, ओके हाँ तो ऊपर में यही था ना कि कोई जो मेंबर लाए बिल तो वो नहीं ले सकते, कि वो हाउस ही मतलब उसको विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। आगे देखिए, मतलब याद है ना, आगे देखिए when the house grants leave to introduce a bill the mover of the bill introduce it by reading it। अगर मान लीजिए हाउस ने बोल दिया कि हाँ जी पेश करो, ठीक है, तो पेश किया जाएगा और फिर उसकी रीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, टाइटल बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ठीक है। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस एट दिस स्टेज। कोई डिस्कशन नहीं होगा कि लाओ डिबेट करें, डिबेट नहीं। पहली रीडिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए कि भाई टाइटल बता दो, किस चीज के बारे में ये बता दो, करना क्या चाहते हो वो सब कुछ। उसके बाद आगे देखो क्या होगा, लेटर द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करते हैं उसको। इसका मतलब ये है कि पब्लिक के सामने लेके आ गए कि भैया सभी लोग पढ़ लो, ये बिल आया है, अपना अपना ओपिनियन दे दो। अब आपको लग रहा है कि यार आपसे ओपिनियन तो पूछा नहीं गया, पूछा जाता है, बस आपको जगह नहीं मालूम कहाँ भी पूछा गया। आप खोलना साइट, ठीक है, पार्लियामेंट की, पढ़ना, वहां पे आपको मिलेगा गैजेट ऑफ इंडिया खोलना, वहां पे आपको हर एक बिल का फॉर्मेट मिल जाएगा। वहां पे आप उसके लिए ओपिनियन भी दे सकते हो कि भाई आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपके पास राइट है उस पर ओपिनियन देने का। If a bill is published in the Gazette before it introduced, leave of the House to introduce the bill is not necessary। The introduction of the bill and its publication in the Gazette constitute the first reading of the bill। कहने वाली बात यह है कि अगर वो गैजेट में अब पहले ही प्रिंट करा दिया गया तो फिर छोड़ा तो जाएगा ही नहीं। मतलब गैजेट में प्रिंट होने का मतलब ही क्या है कि फर्स्ट रीडिंग हो गई,
ठीक है, दोबारा समझ लो। अगर गैजेट में इंडियन गैजेट जो होता है उसमें अगर उसको प्रिंट कर दिया गया है, मतलब फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये है कि उस पर सेकेंड रीडिंग भी होगी, डिबेट भी होगी, प्रोसीजर भी होगा स्टार्ट। तो कहने वाली बात यह है कि अगर प्रिंट हो गया गैजेट में तो मतलब अप्रूवल मिल गया है, आगे कार्यवाही बढ़ेगी। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये टेबल में दिया होता है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में डिफरेंस क्या होता है, तो उसी की टेबल यहाँ पे दी हुई है। बहुत ही तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है। देखिए, पब्लिक का मतलब वही गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कि गवर्नमेंटेड बिल है। तो हमने ऊपर डिफरेंस तो पढ़ भी लिया है कुछ ना कुछ, दोबारा देख लेते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर। पब्लिक बिल है, गवर्नमेंट का बिल है, कौन लेके आएगा? मिनिस्टर लेके आएगा। प्राइवेट बिल है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। मिनिस्टर के अलावा कोई भी इंसान, लेकिन अगेन बात ध्यान रखिएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कल को आप बिल बना के लेके जाओगे पास करो इसको, नहीं, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला देखिए, पब्लिक बिल में दूसरा क्या है? इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट मिनिस्टर लेके आ रहा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बताएगा, और लिखा हुआ भी ब्रैकेट में रूलिंग पार्टी। प्राइवेट बिल में क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। और मोस्टली जो प्राइवेट बिल लाए जाते हैं ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू ही लाए जाते हैं, और वो ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग होंगे वो ये बोलेंगे कि हम ये बिल इसलिए लेके आ रहे हैं, पब्लिक के लिए रिक्वायर्ड है, पब्लिक का इसमें बेनिफिट है, ठीक है, पब्लिक को इससे फायदा पहुंचेगा, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। अगला देखिए, थर्ड पब्लिक बिल क्या होता है? इट हैज ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। क्योंकि देखो, मिनिस्टर लेके आ रहा है तो ऐसे तो है नहीं कि फालतू रिसोर्स टाइम पास कर रहा होगा। मिनिस्टर लेके आ रहा है तो वो बिल पास हो ही जाएगा, मोस्टली केसेस में पास हो ही जाता है, कभी एक आध दो केस में कोई बिल रह जाए तो रह जाए, बट मोस्टली पास हो जाएगा। तो लिखा हुआ है ग्रेटर चांस टू अप्रूव। लेकिन प्राइवेट बिल जो होते हैं, इट हैज लेसर चांसेस, बहुत कम चांसेस है टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, कि अप्रूवल मिले पार्लियामेंट से। क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको, अप्रूवल मिलने का मतलब ही क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन्होंने इसको सही मान लिया। तो अगर ये पास हो ही गया तो फिर सबसे पहले जो इशू उठेगा कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही होती है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, इसने करा क्या है, इसीलिए मोस्टली इसके चांसेस कम होते हैं कि ये पास हो। अगला देखिए, इट्स रिजेक्टेड बाय द हाउस अमाउंट टू द एक्सप्रेशन of wants of parliamentary confidence in the government and may lead to its resignation। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रिजेक्ट होता है, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये फेल होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी है ही नहीं। कम्युनिकेशन जाएगा हमारे, इसका मीनिंग निकल के आता है कि रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। और इस केस में अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होगा? रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, ठीक है। दूसरा देखिए, को इसी का दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बिल के अंदर, इट रिजेक्टेड बाय द हाउस, नो इम्प्लीकेशंस ऑन द पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इट्स रेजिग्नेशन। अभी तो प्राइवेट मेंबर था ही अपने आप में, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, कि भाई हो पास हो फेल हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि रेजिग्नेशन वगैरह को देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना है, चिल है मामला। तो इसे हम लोग क्या बोल होंगे? प्राइवेट बिल। आगे है फिफ्थ पॉइंट, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस। किस चीज के लिए? अगर कोई मिनिस्टर बिल लेके आ रहे हैं तो उसके लिए 7 days का नोटिस रिक्वायर्ड होगा। और प्राइवेट लेके आ रहा है तो भाई लंबा टाइम, क्योंकि तुम लेके भी कैसा रखते हो ना, उसके लिए भी लंबा टाइम है। तो कैसे है? इट इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 1 month नोटिस, 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट सोचेगी कि लेके आ सकते हो या नहीं लेके आ सकते हो। अगला है, इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। ये किसके लिए बात है? पब्लिक। क्योंकि पब्लिक क्या है, नहीं मिनिस्टर है, मिनिस्टर के अंडर में डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट के अंडर में पूरा मिनिस्ट्री काम कर रहे होंगे, सेक्रेटरी वगैरह काम कर रहे होंगे, लॉ मिनिस्टर से पूछ पाछ के इसको लाया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट बिल है, इट्स ड्राफ्टिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। जिस भी मेंबर को लेके आने में अपना देख लो और खुद ही लेके आओ, ठीक है। तो ये उसके थ्रू लाया जाता है।
तो ये हो गई थी फर्स्ट, मतलब ये बीच में आ गया था, उससे पहले हमने ये ऊपर पढ़ा वो था फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड रीडिंग में ही जो भी कुछ होती है, बातचीत, डिबेट, जो भी कुछ करना है वो सेकंड रीडिंग में होती है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड रीडिंग, ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो डिटेल्ड स्क्रूटनी एंड अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप। कहने वाली बात ये कि सेकंड रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीडिंग के अंदर ही पूरी की पूरी जांच पड़ताल, डिबेट, स्क्रूटनी और जो भी कुछ करना है फाइनल शेप उसको लेके आने के लिए वो सारा कुछ कर लिया जाता है। यही चीज आपको अपनी लाइफ में भी इन्वॉल्व करनी है कि पहली रीडिंग जब आप बुक की करते हो तो भले ही वो हल्की रीडिंग हो, लेकिन जब सेकंड रीडिंग करते हो तो चीजें याद होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इसीलिए मैं भी आप लोगों को 2 जगह पढ़ा रहा हूँ। हालांकि आप लोग हिंदी मीडियम में नहीं आते हैं, ये आपकी गलती है बहुत बड़ी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आपको आना चाहिए, और ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में आना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपको 2 रीडिंग हो जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद एक थर्ड रीडिंग आप कर लोगे ना तो बिल बन जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी 3 रीडिंग रिक्वायर्ड होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो वो आप लोग भी थोड़ा इंप्लीमेंट करिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच के बनाया हुआ है 3 रीडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ 2 रीडिंग देने की आप लोगों की, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। बट वही है, आप लोग थोड़ा सोचते हो कि यार हिंदी वाला इंग्लिश में पढ़ेगा, इंग्लिश वाला हिंदी में पढ़ेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट है दोनों की। अब यहाँ पे आइए दोबारा से। तो सेकंड रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, हैंस इट फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एनैक्टमेंट ऑफ द बिल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वही है सेकंड, जो बिल सेकंड रीडिंग होती है। इनफैक्ट दिस स्टेज इन्वॉल्व 3 मोर सब स्टेजेस, मतलब इसमें 3 और स्टेजेस होती हैं जिसे हम लोग सब स्टेजेस के नाम से जानते हैं। बेसिकली यहाँ पे कमेटी बनाई जाती है कुछ ना कुछ। क्या है तो देखिए, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन किया जाता है लोगों सभी के साथ। तो जनरल मतलब पूरे का पूरा बिल के साथ, बिल पर ही एक साथ डिस्कशन कर लेते हैं, फिर पेजेस वाइज करेंगे, फिर पैराग्राफ वाइज करेंगे, वो सब कुछ। तो उसे बोलते हैं जनरल डिस्कशन। द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मेंबर्स। द प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन आर डिस्कस्ड जनरली। ध्यान देना, पहले में क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरे बिल का एक प्रिंसिपल यानी किस उद्देश्य के लिए आया गया है उस पर डिस्कस करते हैं। बट द डिटेल्स ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस्ड, लेकिन डिटेल पर बात नहीं करेंगे, यानी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, हम पूरे बिल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए बोला कि फार्मर्स बिल, तो पहले पूछा कि भैया बताओ कि फार्मर का फायदा होगा कि नहीं होगा, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। तो बोलेंगे हाँ भाई फायदा तो होगा, फिर बात करेंगे अब गिनाओ फायदे कैसे कैसे होंगे, अब बताओ क्रॉप कैसे करवानी है, मान लो बारिश आ गई तो क्या करना है, मान लीजिए क्रॉप खराब हो गई तो क्या करना है। तो उसके बाद आगे डिसीजन बढ़ रहा होगा। पहला क्या है, जनरल डिस्कशन, जिसमें उसका मुख्य उद्देश्य इन्वॉल्व होता है कि क्यों लाया जा रहा है ये बिल। At this stage, the House can take any one of the following 4 actions. इस स्टेज पर हाउस 4 में से कोई एक एक्शन ले सकता है। पहला, it may take the bill into consideration immediately or on some other fixed date. कहने वाली बात यह है कि बिल देखा, ऑब्जेक्टिव समझा, प्रिंसिपल समझा और बोला ठीक है सही है, अब हम इस पर अगली बात करेंगे, कोई डेट डिसाइड कर देंगे कि इस डेट को हम इस पर बात करते हैं, मतलब अप्रूवल मिल गया, पहली चीज। दूसरा, इट में रेफर द बिल टू सिलेक्टेड कमेटी ऑफ द हाउस। मालूम पड़ा क्रिप्टो से रिलेटेड कोई बिल है, अब हाउस के लोगों को मालूम नहीं है क्रिप्टो क्या होता है, तो उन्होंने कमेटी बना दी कि भाई तुम देखो पहले क्रिप्टो क्या होता है और ये सही है कि नहीं है बिल। तो इसका मीनिंग होता है कि किसी कमेटी को रेफर कर देना बिल को, वो कमेटी बताएगी कि बिल सही है कि नहीं है। तीसरी बात क्या होती है, इट में रेफर द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेस। ऊपर वाला का मतलब ये था कि सिर्फ एक ही हाउस के किसी कमेटी को बोला गया तुम देखो, लेकिन लग रहा है कि पंगा हो सकता है, तो दोनों हाउस की कमेटी बना दी गई साथ में और बोला तुम देख के बताओ कि बिल सही है कि नहीं है, इसे बोलेंगे ज्वाइंट कमेटी। तीसरी चीज हो सकती है, तीसरी होगी, चौथी देखिए, इट में सर्कुलेट द बिल टू इलिसिट पब्लिक ओपिनियन। मतलब बिल देखा, बोला नहीं, पब्लिक से पूछ लेते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, तो पब्लिक के ओपिनियन के लिए उसको रखना ही क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल को रख लेना, और फिर पब्लिक ओपिनियन देगी, फिर बाद में डिसाइड होगा कि लाना है या नहीं लाना है। तो a selected committee consists of members of the house where bill has originated and a joint committee consists of members both the house of parliament। तो बताना चाह रहे हैं कि जब एक ही कमेटी, एक ही हाउस की कमेटी है, तो जहां पर भी वो बिल लाया गया जिस भी हाउस में, मतलब लोकसभा में लाया, लोकसभा में कमेटी बनेगी, और राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा में कमेटी बनेगी। और बोला गया ज्वाइंट कमेटी बनाना है, तो ज्वाइंट कमेटी का मतलब हम लोग जानते ही है, दोनों हाउस के मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे और कमेटी काम करेगी।
बी, पहला ए स्टेज पढ़ लिया हमने, बी स्टेज क्या है, कमेटी स्टेज। अब कमेटी के लोग उसको देख रहे होंगे, जो कमेटी बनाती है कमेटी के लोग अब देख रहे हैं। The usual practice is to refer the bill to a selected committee of the House. This committee examine the bill thoroughly and in detail. Thoroughly मतलब roughly पढ़ा, फिर डिटेल में पढ़ा, clause by clause, paragraph by paragraph, समझ लो इसको ऐसे करके। It can also amend its provision, but without altering the principle underlying. अब यहाँ पे कोई चीज मान लो गड़बड़ लग रही है तो उसको ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना भी चेंज नहीं कर देना है कि भाई उसका जिसका जो मोटिव के लिए लाया गया था वही खत्म हो जाए, यानी मोटिव खत्म नहीं होना चाहिए, बाकी उसका डिस्कशन हो सकता है, मतलब चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी एंड डिस्कशन द कमिटी रिपोर्ट्स द बिल बैक टू द हाउस। और जब कमिटी ने देख लिया, पूरा का पूरा पढ़ लिया, हर एक लाइन समझ ली, उसमें चेंजेस कर दिए, उसके बाद वो बिल दोबारा से लाया जाएगा हाउस के सामने और फिर उसमें अप्रूवल दिया जाता है या फिर वही दोबारा से वापस कर सकते हैं। अब अगला देखो कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज कमिटी ने दे दिया और कंसिडर कर लिया गया। The House, after receiving the bill from select committee, consideration the provision of the bill clause by clause. Each clause is discussed and voted upon separately. हर एक clause पे बात की जाएगी, डिस्कशन होगा और फिर वोटिंग होगी। वोटिंग मतलब कि हाँ भाई इस पर एग्री करते हो कि नहीं करते हो। The members can also move amendments and if accepted, they become part of the bill. अब जो members हैं, मान लीजिए ऐसे बोला गया कि फार्मर्स के लिए बिल बन रहा है, उसे बोला गया कि फार्मर को 2% की सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब एक ने बोला नहीं 2 तो नहीं 3% की सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो लोगों को लगा ठीक है यार 3% दे देते हैं। तो ये जो एक्सेप्ट हो गया अमेंडमेंट, यानी जो चेंज बोला किसी ने और वो एक्सेप्ट हो गया, तो वो बिल में ऐड हो जाएगा कि 2% नहीं 3% सब्सिडी दी जाएगी। तो ये अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट अगर अप्रूवल मिल गया है तो बिल में वो एक्ट में बन जाएगा। तो ये थी सेकेंड रीडिंग, और सेकेंड रीडिंग में सारी मेहनत कर ली जाती है, सब कुछ चेक कर लिया था ढंग से। उसके होती है थर्ड रीडिंग, जिसे हम थर्ड स्टेज बोल रहे होते हैं। एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इसमें सिर्फ ये देखना है कि बिल को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि बिल में जितने भी चेंजेस करने थे वो ऊपर कर दिए गए हैं, जो अमेंडमेंट करने थे कर दिए। अब बात कर लेते हैं फाइनल बात की अप्रूव करना है नहीं करना है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल एंड नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। अब कोई चेंजेस नहीं होंगे, अब तो ये बताओ कि बिल पास करना है या फेल करना है, ठीक है। एज अ जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइन द बिल हैव ऑलरेडी बीन स्क्रूटनाइज्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग। और जैसा हम लोग जानते हैं स्क्रूटनी यानी जो उसमें कमियां थी, जो मिस्टेक्स थी, उनको ऑलरेडी फुलफिल किया जा चुका है, सही किया जा चुका है। If the majority of members present and voting accept the bill is registered as a pass by the House. और उस टाइम जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं और जो वोटिंग करते हैं, अगर उनकी मेजोरिटी मिल गई तो बिल को क्या मान जाता है कि हाउस से पास हो गया। अब जब भी एक हाउस से पास हो जाएगा तो फिर जाएगा सेकेंड हाउस में। तो देयर आफ्टर द बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी हाउस का ऑफिसर होगा वो उसको एक्सेप्ट करता है और अप्रूवल देता है, एंड देन वो ट्रांसमिट होगा हाउस एंड ट्रांसलेट टू द सेकंड हाउस फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया था कि लोकसभा में लेके आना है, तो ये लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। एक हाउस में अप्रूवल मिल गया तो अब दूसरे हाउस में जाएगा और फिर दूसरे हाउस में वही सारी चीजें होंगी जो पहले में हुई थी। A bill is deemed to have been passed by the parliament only when both the house have agreed to it, either with or without amendment. और ये तभी पार्लियामेंट से अप्रूव माना जाता है जब दोनों हाउसेस से पास हो जाए। अमेंडमेंट यानी चेंजेस के साथ या बिना किसी चेंज के, यानी या तो चेंजेस किए गए फिर चेंजेस करने के बाद वो हाउस में पास हुआ है, या बिना किसी चेंजेस के हाउस में पास हो गया तब भी उसका अप्रूवल माना जाएगा। आगे देखिए, बिल इन द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में बिल पहुंचेगा तो क्या होगा? In the second house also the bill passes through all the three stages. Again वो तीन स्टेजेस होंगी जो पहले वाले में हुई है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। There are four alternatives before this house. अब इसके पास चार ऑप्शन क्या होंगे? पहला, it may pass the bill as sent by the first house without amendment. पहली बात तो ये होती है, समझो यहाँ पे कि सेकंड हाउस कोई सा भी हाउस होता है सेकंड वाला, लोकसभा या राज्यसभा, वो बिल में बिना कोई चेंज किए उसको पास कर दे। अगर कोई बिना चेंज किए पास कर दे तो कोई बात ही नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, पास है तो पास है।
लेकिन इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट, वो बोलेगा कि यार देखो, जैसे हम फार्म बिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, बस हाइपोथेटिकल है समझाने के लिए कि जैसे हमने ऊपर बात की थी कि 2% पहले सब्सिडी की बात की गई थी, फिर 4% सब्सिडी की बात की गई, लेकिन जब दूसरे हाउस में आएंगे बोला, उसने बोला नहीं 4% पे, तो हम लोग 6% पे इसको पास करते हैं, तो 6% लिखकर उन्होंने उसको चेंज पास कर दिया। अब होगा क्या, क्योंकि अमेंडमेंट कर दिया गया है, तो ये दोबारा लौट कर आएगा पहले वाले हाउस में, और अब पूछा जाएगा कि भाई अमेंडमेंट जो किया है मतलब मानते हो कि नहीं मानते हो, तो दोबारा से फर्स्ट हाउस से पास होगा। तो लिखा हुआ है रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, जैसे पहले 4 था अब 6 कर दिया दूसरे वाले हाउस ने, तो दोबारा से पहले वाले हाउस में पहुंचेगा और वहां पे बात की जाएगी कि भाई 4 से 6 हो गया है, अप्रूवल देते हो कि नहीं देते हो। देन इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, या तो ऐसा होता है कि सेकंड हाउस रिजेक्ट ही कर दे, बोले पसंद नहीं आया। दोबारा सुन लो, पहली केस ये थी कि पास कर दिया बिना कोई चेंजेस के, दूसरा ये पास तो किया बट चेंज कर दिया उसके अंदर, और फिर वो दोबारा से पहले वाले हाउस में पहुंचेगा रिकंसिडरेशन के लिए। थर्ड चीज ये थी कि सेकंड हाउस ने रिजेक्ट ही कर दिया कि नहीं हम तो नहीं मानते, गलत है। या फिर इट में नॉट टेक, देखिए इट में नॉट टेक एनी एक्शन दस कीप द बिल पेंडिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि बिल आया, डिसीजन ही नहीं ले रहे, बोला नहीं देख रहे, 5 साल बाद देखेंगे। इसका मीनिंग होता है कि बिल पर सोच विचार किया ही नहीं जा रहा है। लिखा हुआ है इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, बिल को पेंडिंग रखा गया है, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। अब आगे देखिए, if the second house passes a bill without any amendment or first house accepts the amendments suggested by the second house, the bill is deemed to have been passed by both the houses and the same is sent to the president for his assent. On the other hand, if the first house rejects the amendments suggested by the second house or the second house rejects the bill altogether, or the second house does not take any action for 6 months, a deadlock is deemed to have taken place. To resolve such a deadlock, the president can summon a joint sitting of the two houses. If the majority of members present and voting in the joint sitting approve the bill is deemed to have been passed by both the houses. अब समझना पे क्या बात है, ये बोलना चाह रहा है कि देखो, या तो पहले हाउस ने पास कर दिया, सेकंड ने नहीं किया, पहले ने किया दूसरे ने क्या बोला अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन अमेंडमेंट को पहले वाले हाउस ने नहीं माना। इन सभी केसेस में, या फिर मान लो कि सेकंड हाउस क्या है ना, सुन ही नहीं रहा, उसने डाला हुआ पेंडिंग के अंदर, तो ये सारी कंडीशंस जब बिल पास नहीं हो पा रहा है, उस केस में जो डेडलॉक बन गया, डेडलॉक मतलब वो बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो डेडलॉक वाले केस के अंदर क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग समन की जाएगी। और जैसा हम लोग जानते हैं ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करता है, प्रेसिडेंट, और ज्वाइंट सिटिंग में वो बिल लाया जाएगा और फिर वहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के थ्रू उस बिल को पास करते हैं, और अगर बिल पास हो गया तो उसको सीधा सीधा मान लेते हैं कि दोनों हाउसेस से पास हो गया है। और ज्वाइंट सिटिंग वाला फंडा मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, समझाया मैंने ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, यस और नो, यस सर, है ना। ज्वाइंट सिटिंग में बता चुका हूं आप लोगों को, स्पीकर ही चेयर करता है वहां पे सिटिंग को, एंड मोस्टली केसेस में यहाँ पे कौन जीत रहा होता है, लोकसभा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है। तो अगर वहां पे पास हो गया तो वो दोनों हाउसेस पास मान लिया जाता है, और जैसे ही दोनों हाउसेस से बिल पास हुआ फिर वो पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। तो देखिए आगे, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, every bill after being passed by both houses of parliament either singly or at a joint sitting, चाहे तो अलग अलग पास हो गया हो या फिर जॉइंट सिटिंग में पास हो गया हो, is presented to the president for this assent. There are 3 alternatives before the president. और जब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है। पहला, बिल को अप्रूवल दे देना, he may give his assent to the bill। दूसरा, he may withhold his assent to the bill, वो उस पर अप्रूवल दे ही रहा, बोले रखा रहने दो 10 साल बाद देखूंगा, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर he may return the bill for reconsideration of the house, या फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल को दोबारा से रिटर्न कर सकते हैं कि भैया देख लो एक बार, सही नहीं लग रहा है, और सही नहीं लग रहा है तो चेंजेस कुछ करके लाया जाएगा दोबारा से।
अब यहाँ पे एक चीज है कि हो सकता है कुछ चेंजेस के साथ लाया जाए या फिर बिना कोई चेंजेस के दोबारा से लाया जाए। जब भी रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा आता है तो मोस्टली प्रेसिडेंट को साइन करना होता है। देखिए इफ द देखिए यहाँ पे इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू द बिल बिकम्स एन एक्ट। अगर अप्रूवल दे दिया तो वो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक, लोई कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। इफ द प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, लेकिन अगर मान लीजिए रोक दिया, अप्रूवल दिया ही नहीं, तो क्या होगा, इट एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। If the president return the bill for reconsideration and if it is passed by both the house again with or without amendment and presented to the president for his assent, the president must give his assent to the bill. Thus, the president enjoy only a suspensive veto. इसका मीनिंग क्या है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर प्रेसिडेंट ने दोबारा से लौटा दिया कि भाई दोबारा देख लो एक बार, और दोबारा देखने के बाद भी हाउस ने, मतलब चाहे कोई सा भी हाउस मान लो आप, दोबारा से बिल में बिना कोई चेंजेस किए या फिर मान लो चेंजेस भी किए, चेंजेस किए या ना किए, तब भी दोबारा बिल आ गया अगर प्रेसिडेंट के पास, तो इस बार प्रेसिडेंट को साइन करने ही होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो होती है। सस्पेंसिव यानी कुछ समय के लिए बिल को रोके रखने की पावर होती है, लेकिन अगर बिल दोबारा से आता है उसके सामने तो इस बार उनको अप्रूवल देना ही होगा। मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट गिव हिज असेंट, मतलब अप्रूवल देना ही पड़ेगा। क्या मेरी समझ में आ पा रही है? हाँ जी, बात में आ रही है? यस जाग रहे हो ना? हमें नींद तो नहीं आ गई? सोना नहीं है? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? बताओ क्या समझ में नहीं आया? बताओ बताओ। समझ में क्या नहीं आया ये बताइए। अरे बोलो। देखो समझ में नहीं आया ये वाली बात तो मैंने सुन ली, लेकिन समझ में क्या नहीं आया ये आपको बताना है। तो आप ये बताइए समझ में क्या नहीं आया, और ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि सब कुछ समझ में नहीं आया। हाँ सर बताओ। वो सर सस्पेंसिव वीटो, सर ये सस्पेंसिव वीटो मतलब कुछ टाइम के लिए किसी चीज को रोक दिया जाना, लेकिन परमानेंट नहीं रोक पाना, उसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसका मतलब क्या था कि जब वो हाउस के सामने दोबारा से आएगा और फिर जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, मतलब हाउस के पास पहुंचा, हाउस ने अप्रूवल कर दिया दोबारा से, या तो चेंज किए या नहीं किए, दोनों ही केसेस में जब दोबारा से प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तो इस बार प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर पाए, इसमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए उस बिल को रोक पाए, उसके बाद उनको अप्रूवल देना पड़ा। तो जब कुछ टाइम नहीं रोक पाए तो उसे क्या बोला गया, सस्पेंसिव वीटो। कुछ टाइम के सस्पेंड कर दिया, परमानेंटली सस्पेंड नहीं कर पाए, तो प्रेसिडेंट के पास पावर कौन सी हुई, सस्पेंसिव वीटो की पावर है। सस्पेंसिव मीनिंग क्या, सस्पेंड कर देना, यानी कुछ टाइम के लिए इंसान को रोक देना, बस। इंसान यानी बिल को, है ना, उस बिल को कुछ टाइम के लिए रोक देना। मतलब कल का कल पास करवाना था तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि दोबारा सोच के आओ, जब दोबारा सोच के आए फिर उसके बाद पास हुआ, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि कुछ टाइम के उसको डिले कर दिया। तो डिले करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, उसी को बोला गया सस्पेंसिव वीटो। क्या बात समझ में आई? यस सर। चलिए अगला देखिए मनी बिल। मनी बिल क्या होता है ना, जाना नहीं है सभी लोग, रुकिएगा। अब क्लासेस लंबी होंगी दिन ब दिन, जितना भी मजा करना था कर चुके हो आप लोग, अब पढ़ाई पे फोकस करना है। तो मनी बिल देखिए क्या है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया था कि मनी बिल क्या है, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, टैक्सेशन की बात कर रहे होंगे या फिर एक्सपेंडिचर की बातें कर रहे होंगे। और मैंने आपको बताया भी था टैक्सेशन मतलब गवर्नमेंट की इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, तो उसकी बात करें। तो उसमें आर्टिकल ध्यान रखना है कि मनी बिल के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इसमें डेफिनेशन दी गई है कि मनी बिल किसको माना जाएगा। तो देखो होता क्या है,
It states that a bill is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters. तो नीचे जो दिए गए हैं ना, इसमें से कोई भी मैटर है उससे रिलेटेड, तो वो बिल क्या माना जाएगा? मनी बिल माना जाएगा। यानी जो नीचे हम लोग पढ़ेंगे उनमें से कोई भी बात अगर उस बिल में लिखी हुई है तो उसे हम लोग क्या मान सकते हैं? मनी बिल मान सकते हैं। पहला, the imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax, मतलब कोई टैक्स लगाना, हटाना, बढ़ाना, घटाना, रेगुलेट करना, किसी भी टैक्स के बारे में अगर ऐसी बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? मनी बिल। तो टैक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि टैक्स वाली बात किसमें आती है? मनी बिल में आती है। दूसरा है द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, अगर कोई बोरो की जा रही है मनी यूनियन गवर्नमेंट से, उसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन है तो वो भी किसमें आ जाएगा? मनी बिल में। तो वो मनी आ रहे हैं ना अपने में, तो मनी बिल है वो। अगला है द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसिस्टेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, यानी किसी भी फंड से मनी को निकालना किसमें आएगा? मनी बिल में आएगा। तो फंड है, हम इस फंड को अलग से ही पढ़ेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है। बस अब ये समझो कि किसी भी फंड से मनी निकालने की जो प्रोसीजर होगी वो किसमें आ रही होगी? मनी बिल में आ रही होगी। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कितना मनी खर्च किया गया है कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से, तो उसमें वो भी किसमें आएगा? मनी बिल में आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, इसका मीनिंग क्या है कि संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर जो खर्चा हो रहा है, मतलब उसमें जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा किस पर आता है? मनी बिल पर होता है। द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यूज ऑफ सच मनी बिल्स। अब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। कुल मिला के इंडिया की गवर्नमेंट का कोई सा भी फंड, उसमें रुपया का आना और उससे रुपए का जाना, इससे जुड़ी हुई कोई बात होगी ना तो सब कुछ किसमें आएगा? मनी बिल में आएगा। ठीक है, तो चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड हो, कंटिजेंसी फंड हो या कोई सा भी फंड हो, उसमें मनी का आना और मनी का जाना दोनों ही किसमें आ रहे होंगे? मनी बिल में आएंगे। ठीक है, आइए 7 नंबर पे, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, यानी जो भी ऊपर दी गई है बातें उनमें से कोई सी बातें होती है अगर इस बिल के अंदर, तो उस बिल को हम लोग क्या मानते हैं? मनी बिल मानते हैं। However, a bill is not to be deemed to be a money bill by reasons only that is provided for. ये बताना चाह रहा है कि नीचे दी हुई चीजों के अंदर कोई चीज है तो उसे हम लोग मनी बिल नहीं बोलेंगे। The imposition of fines or other pecuniary penalties, मतलब पनिशमेंट वाली कोई पेनल्टी है, कोई फाइन, तो मनी बिल में नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने स्कूल में बंक मार दिया, पेनल्टी लगी तो मनी बिल में आएगा, नहीं, ये सारी चीजें मनी बिल में नहीं आएगी। द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड, किसी भी सर्विस के लिए दी गई फीस इसमें नहीं इन्वॉल्व होगी। ठीक है, किसी भी सर्विस के लिए दी गई फीस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पस, कहने का मतलब ये हुआ अगर घर में मान लो बोला हुआ कि चप्पल बाहर नहीं उतारी तो टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी, तो उसके लिए भी ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी लोकल लेवल पर अगर कोई चीज हो रही है तो उसे भी हम मनी बिल में कंसीडर नहीं करेंगे। आगे देखिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा यहाँ पे गवर्नमेंट खेल गई, कैसे खेल गई वो समझो। यहाँ पे इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल। कहने वाली बात यह है, भले ही सभी को लग रहा हो कि मनी बिल नहीं है ये, लेकिन अगर स्पीकर को लग रहा है कि मनी बिल है तो है, मतलब स्पीकर का डिसीजन इस पे फाइनल डिसीजन माना जाता है। हिज डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और फिर वही वाली बात होती है कि स्पीकर ने डिसीजन दे दिया, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल है ही नहीं, मतलब आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते उस चीज का। जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी कभी ऐसी बात आती है तो घूम फिर कोर्ट कैसे ना कैसे तो एंट्री मारेगा ही मारेगा, क्योंकि इन्होंने बोला जुडिशियल रिव्यू नहीं सकता,
तो अब कोर्ट कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेगा, तो उसको हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना है हम लोगों को कि बिल के रिगार्डिंग मनी बिल है कि नहीं, इसका अप्रूवल कौन देता है? स्पीकर ही देता है कि मनी बिल है या नहीं। अब आगे देखो, in any court of law or in the either house of parliament or even the president, when a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the president for assent, the speaker endorses it as a money bill. तो इसको पहले ही स्पीकर बोल देगा कि मनी बिल है, तब उसके बाद वो हाउस में जाता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मनी बिल मोस्टली या फिर हर बार ऐसा मान लीजिए कि कहाँ आएगा? लोअर हाउस में पहले आएगा, फिर जाएगा पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा के पास। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पासिंग ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। याद रखना, सिर्फ किससे पास होगा? लोकसभा में पास होगा। दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उससे पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब हुआ क्या? प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लिया पहले, फिर लोकसभा में लेके आए, तो मतलब आधा काम तो हो ही गया, मतलब पूरा ही हो गया। मान लो आप प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले चुके हैं, पहले ही लोकसभा में लेके आए हैं, राज्यसभा को पास करना पड़ेगा 14 डेज के अंदर, और फिर प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि पहले ही पूछ के लेके आए, तो वो पास साइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एवरी सच बिल इज कंसीडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। और बात रुपए की हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इसको लेके आएगा, प्राइवेट मेंबर्स को नहीं आ सकता। आफ्टर अ मनी बिल इज पास विद द लोकसभा, इट इज ट्रांसफर्ड टू द राज्यसभा for its consideration. The Rajya Sabha has the restricted power with regard to a money bill. It cannot reject or amend a money bill. तो पहली बात तो ये वाली बात है, ना तो रिजेक्ट कर सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो। It can only make the recommendation. इसको सिर्फ और सिर्फ अपना अप्रूवल देना ही होता है। It may return the bill to the Lok Sabha within 14 days. ये अप्रूवल के साथ 14 डेज में लोकसभा को पास कर सकते, मतलब बिल दे सकता है वापस, वेदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन। चाहे तो कुछ चेंजेस की सुझाव दे सकते हैं कि भाई ये चेंजेस होने चाहिए, या फिर बिना कोई सुझाव के बिल अप्रूव करके वापस लौटाना होता है। द लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। और लोकसभा का पूरी पावर है कि उस बिल के रिगार्डिंग दी हुई रिकमेंडेशन को मानना है या नहीं मानना है, और मोस्टली तो मानेगी नहीं। ठीक है, तो जो राज्यसभा ने रिकमेंडेशन की है वो उनको रिजेक्ट भी कर सकता है। If the Lok Sabha accept any recommendation, the bill is then deemed to have passed by both the houses in the modified form. और अगर मान लीजिए रिकमेंडेशन दी थी, वो लोकसभा ने एक्सेप्ट कर ली, तब भी अब बिल दोनों हाउसेस से पास माना जाता है। If the Lok Sabha does not accept any recommendation, the bill is then deemed to have passed by both the house in the form of originally passed by the Lok Sabha without any changes. और जो रिकमेंडेशन दी गई थी राज्यसभा के द्वारा, अगर लोकसभा नहीं भी मानता है एक भी रिकमेंडेशन को, तब भी अब बिल पास माना जाता है दोनों हाउसेस से। इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न, देखिए आगे, इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल ऑफ द लोकसभा टू द लोकसभा within 14 days, the bill is deemed to have been passed with the house in the form of originally passed by the Lok Sabha. अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा ने बिल को दोबारा से हाउस तक नहीं पहुंचाया, लोकसभा तक, तो बिल मान लिया जाता है कि बिना कोई चेंजेस के, सजेशन के बिल पास कर दिया गया है लोकसभा के थ्रू। कहने वाली बात ये होगी, सिर्फ 14 डेज से हो सकता है राज्यसभा, 14 डेज में उसको पास माना ही जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, On the other hand, both the houses have equal powers with regard to an ordinary bill. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो मनी बिल के रिगार्डिंग तो पावर नहीं रहता के पास, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी बिल में तो पावर दोनों के पास क्या है? इक्वल है। Finally, when a money bill is presented to the president, he may either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill, but cannot return to the bill for reconsideration of the house. ये याद रखिएगा। वापस क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि बिल को अप्रूवल में लाने से पहले, यानी हाउस में लाने से पहले ही असेंट लिया गया था, यानी अप्रूवल लिया गया था किसका? प्रेसिडेंट का, कि भाई लाए कि नहीं लेके आए। जब प्रेसिडेंट पहले बोल चुका है लिया हो, तो बाद में उसको रिकमेंड वापस कैसे रिटर्न कर सकता है? तो वापस रिटर्न नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी ये वाली बात? देखो, होल्ड कर सकता है, अप्रूवल दे सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न क्यों नहीं करेगा? रिकंसिडरेशन के लिए, क्योंकि पहले ही पूछ कर बिल लाए हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि पापा ने बोला कि जाओ अपने लिए एक जोड़ी जूते लेके आओ,
और जूते का साइज बता किस तरीके का जूता लेके आना है, तो उसके बाद जूते आने के बाद रिटर्न नहीं करवाएंगे, ठीक है, कि दोबारा सोच के जूते लेके आओ, नहीं, या तो बोलेंगे जूते नहीं कुछ और लेके आओ, तो अलग बात है, लेकिन जूतों को दोबारा से रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेजेंगे, तो रिकंसिडरेशन नहीं की जाएगी, या तो उस पर अप्रूवल दिया जाएगा या फिर अप्रूवल रोक लिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या सभी लोग जागे हुए हैं? ठीक है, गुड। आगे देखिए, तो नॉर्मली देखो 99% तो ये होता है कि प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देता है। नॉर्मली द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद हिज प्रायर परमिशन, क्योंकि पहले ही प्रायर परमिशन से बिल लाया जाता है, इसलिए परमिशन मिल जाती है, ठीक है। बट कभी कभार होता है कि ना भी मिले, बट मोस्टली मिलती है। Table 22.4 shows the difference between the procedures for the enactment of ordinary bill and money bill. अब ये डिफरेंस क्या है तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों हमने पढ़ लिया, मनी बिल पढ़ लिया, ऑर्डिनरी बिल पढ़ लिया, तो डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके टेबल भी दी हुई है, वहां पे हम इसे डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स क्या होता है? अब ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ बजट वगैरह भी आ जाएगा, तो हम लोग फाइनेंशियल बिल से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? सभी को समझ में आया? अर्शी, दीक्षा, यस सर। पढ़ना पड़ेगा सर। नहीं पढ़ना तो, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा भैया, पढ़ना तो पड़ना ही है, यूपीएससी की तैयारी करना है अपन, घनघोर पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं घनघोर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके फाइन, तो क्लास यही रखते हैं, इसके आगे मॉर्निंग में पढ़ेंगे। आप लोग सभी लोग क्लास में आइए रेगुलर, और मैं भी अब रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे नेक्स्ट डे, आज पढ़ाया हुआ कल आ जाएगा, तो जिसका भी छूटेगा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। कोई और कुछ पूछना है तो बताइए। सर जो ये एम है ना, एम, एम? अरे सर इसमें आ रहा है ना, मतलब ग्रुप के नेम जो आ रहे हैं इसमें क्लास में, ग्रुप के नेम, अच्छा, तो वो मैं ही हूँ सर, मंजू मेरी मम्मी का नाम है, वो दूसरी आईडी से चला रही हूँ मैं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो संध्या ही सर मैं।